हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से कुछ बेहद ही खौफनाक कहानियाँ लेकर आ गया हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। आशा करता हूँ इस त्यौहार पे आप सभी लोग खुश हो गए। दोस्तों, अगर आपके साथ कोई घटना घटी है जो कि आप मुझ तक पहुँचाना चाहते हो, तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टा आईडी पर भेज सकते हो। बहरहाल, जिन्होंने आज अपनी स्टोरी भेजी है उन्होंने अपना नाम बताने से मना करा है, तो सीधा हम लोग स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ कई सारे पैरानॉर्मल इवेंट्स हो चुके हैं। उन सभी को मैं कभी ना कभी ज़रूर बताऊंगी, लेकिन इस बार जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये तब का है जब मैं आगरा में थी। मुझे तो एक्चुअली यही लगा था कि आगरा में मेरा इंटर्नशिप का टाइम बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाएगा। आप लोगों को बता दूं कि मैं एक नास्तिक हूँ, यानी कि मैं ईश्वर में विश्वास नहीं रखती। लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट था जिसके बाद से मेरी थिंकिंग ही चेंज हो गई। जब मैं पहली बार आगरा आई थी, उस टाइम पर मेरे पापा ने मुझे पीजी दिलवा दिया था। ये एक अच्छी जगह थी। मैं अपने मम्मी पापा से लगभग 200 किलोमीटर दूर थी, दिल्ली से। हाँ, मुझे अपने मम्मी पापा की याद आती थी, लेकिन यहाँ की मुझे आज़ादी, अपने दोस्तों के साथ घूमना और ताजमहल को अलग अलग समय पर देखना मुझे काफ़ी पसंद था। आगरा ने मुझे काफ़ी कुछ नया दिया, लेकिन इसके अलावा आगरा ने मुझे एक ऐसी घटना भी दे दी जिसकी वजह से मैं ज़िंदगी भर इसे कभी नहीं भूल पाऊँगी। पीजी में मैं लगभग 2 हफ्ते रह चुकी थी, लेकिन उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि उस जगह का किराया काफ़ी ज़्यादा था। इसीलिए हम 4 दोस्तों ने मिलकर एक किराए का घर देखा। घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, 3 रूम्स और एक छत थी बस। आगरा आने के बाद लगभग 3 हफ्तों के अंदर ही हम लोग उस घर में शिफ्ट हो गए थे। तो पहले महीना तो मेरा इसी तरीके से शिफ्टिंग में ही बीत गया था। तो उस रूम में मेरे अलावा जो 2 लड़कियां थी, वो तो जॉब करती थी और परमानेंट थी उस जगह पे, और मैं और मेरी एक दोस्त थी जिसका नाम नंदिनी था। वो उस जगह पर इंटर्नशिप के लिए आए हुए थे। सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ अजीब भी। अंकल ने हमें किराए पर वो घर दे दिया था। वो खुद उसी कॉलोनी में थोड़ा आगे रहते थे। वैसे चाहते तो अंकल तो उस किराए को बढ़ा सकते थे, क्योंकि हम लोग 4 जने थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और किराया यूजुअली काफ़ी ज़्यादा कम था। वहाँ पर रहने के लिए हमने कोई एग्रीमेंट भी नहीं बनाया था, बस किराया दिया था और उसके बाद बात हो गई थी। और जो दूसरी बात जिस पर आप शायद ही शक करने लगो, वो थी उनके द्वारा बताई गई कुछ बातें। वो दरअसल ये था कि अंकल ने हमसे साफ कहा था, शाम होने के बाद कोई छत पे नहीं जाएगा। अगर कोई गलती से चला भी जाता है तो 6 बजे से पहले वो नीचे उतर आएगा। रात में घर के बाहर घूमना मना था। और सबसे बड़ी बात, हमें घर में अकेले नहीं रहना था। जी हाँ, हमें, जो कि हम 4 लड़कियां थी, हम 4 में से 2 लड़कियों को हर टाइम पे उस घर में मौजूद होना ही होता। हम उस घर को खाली नहीं छोड़ सकते थे। एक और मज़े की बात ये थी कि जिस घर में हम रहने आए थे, ये लगभग पिछले 10 साल से खाली पड़ा था, यानी कि वहाँ पर कोई नहीं रह रहा था। वैसे ये किसी बॉलीवुड मूवी के हॉरर हाउस की तरह लगता है ना? लेकिन हमारे केस में काफ़ी ज़्यादा सही में हॉरिफाइंग था। मैं आपको थोड़ा घर के बारे में बताती हूँ। एंट्रेंस में एक क्रीम कलर का गेट था। उसे खोलने के बाद, और अगर आप अंदर जाकर लेफ्ट टर्न लोगे तो आपको कुछ सीढ़ियाँ मिलेंगी। उसके बाद आता है घर का मेन डोर। उससे अंदर घुसने के बाद आप एक थोड़ी कॉरिडोर टाइप की जगह पे आ जाओगे। इसके अलावा वहाँ पर एक कमरा था, और उसके अलावा साइड में ही वहाँ पर एक अटैच्ड बाथरूम था। जो दूसरा कमरा था वो ईस्ट की तरफ था, इसलिए वो नॉर्मली ज़्यादातर गर्म ही रहता था, और मुझे याद है इसी वजह से मैं ज़्यादातर उसी कमरे में रहा करती थी। यहाँ तक कि मेरी फ्रेंड नंदिनी भी ज़्यादातर उसी कमरे में रहना पसंद करती थी। जो दूसरी लड़कियाँ थी, जो कि थी यामिनी और श्वेता, ज़्यादातर वो घर पे जब होती तो सिर्फ सोती ही रहती। हम चारों में से कोई भी भूत या फिर पैरानॉर्मल चीज़ों को नहीं मानता था, लेकिन अब हमने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि इस घर में
पहले कभी न कभी कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। यहाँ तक कि हम छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते, जैसे कि चीज़ों का इधर से उधर चले आना। हम कभी भी बाहर से आते हुए फुटस्टेप्स पे ध्यान नहीं देते, जो कि कभी कभी हम सब सुनते थे। हम सभी को लगता था कि ये हम में से कोई होगा या फिर कुछ और। हमारा जो घर था उसके दोनों साइड काफ़ी ऊंचे ऊंचे घर थे, एक 3 माले का और दूसरा वाला 4 माले का। तो हमें तो ऐसा ही लगता था कभी कभी कि फुटस्टेप्स शायद उधर से ही आते होंगे। हो सकता है कि ये बात सच भी हो, लेकिन घर में हो रही अजीब चीज़ों के बारे में आप क्या कहोगे? मुझे उस जगह का बीता हुआ एक एक पल अच्छे से याद है। मुझे याद है मैं फ़ोन पर अपनी कज़न से बात कर रही थी। मैं उस टाइम पर छत पे थी और वहीं पे चक्कर लगाते हुए उससे बात कर रही थी। जी हाँ, मैंने अंकल का बताया हुआ एक रूल तोड़ दिया था, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला और मैं बात करने में इतनी मगन थी कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा। मुझे छत पर घूमना बहुत पसंद था। अंकल ने दिन में घूमने के लिए मना नहीं करा था, इसीलिए मैं दिन में अक्सर वहाँ पे रहती थी और यही वजह थी मैं उस जगह पर मौजूद थी। मैं बात कर ही रही थी कि उस टाइम पर मुझे कुछ फील हुआ, ऐसा जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। मैं एकदम से पीछे पलटी और देखने लगी, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं था। फिर मुझे याद आया कि हमारा घर तो बड़े बड़े घरों के बीच में है। तो मैंने उनमें से एक घर की ओर देखा, जिसके सबसे ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ मुझे घूर रहा था। जैसे उसने नोटिस करा कि मैंने उसे देख लिया है, वो दूसरी साइड चला गया। इसके बाद मुझे याद है मैंने उसे फ़ोन पर किसी से हल्की हल्की बात करते हुए सुना था। मुझे ये तो समझ नहीं आया कि उसने क्या कहा, लेकिन मुझे उसके फुसफुसाने की आवाज़ ज़रूर आ रही थी। लेकिन मेरा ध्यान फिर से अपने कज़न की बातों पे लग गया। वो उधर से बोल रही थी, तान्या यार तू सुन नहीं रही है ना मेरी बातें? अब तेरा ध्यान कहीं और जा रहा है ना यार। मैंने फ़ौरन उससे माफ़ी मांगी और कहा, सॉरी यार गलती से हो गया, प्लीज़ बात करते हैं चलो। और मैं फिर से उससे बात करने में लग गई। मुझे अभी तक होश नहीं था कि टाइम क्या हो रहा है। और अब मैंने ये नोटिस करा कि मेरा जो पड़ोसी बकबक कब से कर रहा था, अब उसकी आवाज़ भी नहीं आ रही थी। हवा एकदम शांत थी। अब काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था और चूँकि 7 बजने वाले थे, इसीलिए अंधेरा भी होने लग गया था। लेकिन तभी पता नहीं क्यों मुझे काफ़ी ज़्यादा थकान महसूस होने लगी। वो बात अलग थी कि मैं पूरे दिन आज घर पर ही थी। मेरे सिर में काफ़ी ज़्यादा माइग्रेन पेन होने लगा, लेकिन उससे बात करते हुए मेरा ध्यान उस पर था ही नहीं, क्योंकि मुझे पक्का लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ थी। मैंने फिर से पीछे की ओर देखा कि कहीं मेरा पड़ोसी फिर से तो वहाँ पे नहीं है, लेकिन नहीं, इस बार वो वहाँ पर नहीं था। इस बार वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने अपनी नज़र को फिर से आगे किया। मुझे याद है कि अब भी मुझे लगातार लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है, और इस बार मैंने एकदम साइड में एक परछाई को देखा। यकीन मानिए, उसे देखकर मेरी हालत ख़राब हो गई थी। वो छत के एकदम बस कोने में बैठी हुई थी। वो परछाई, वो जो भी चीज़ थी, उसका सर शायद नीचे की ओर था, और अब तक मैं समझ गई थी कि मैं बुरी तरीके से फंस गई हूँ। एक बात बताती हूँ, आपने बचपन से अब तक कभी ना कभी इस बात को ज़रूर सुना होगा कि अगर ऐसे सिचुएशन में कभी आपको अपना नाम सुनाई दे तो उस पर कभी भी जवाब बिल्कुल मत देना। मैंने भी यही करा। वो चीज़ धीरे धीरे मेरा नाम शायद ले रही थी, लेकिन मैंने उसे इग्नोर करने की पूरी कोशिश करी, लेकिन उसने तो शायद सोच लिया था कि वो वहाँ से नहीं जाएगी। मुझे याद है इस टाइम तक मैं पूरी तरीके से पसीने से तर हो गई थी, और तभी मुझे पीछे से ऐसा लगा कि कोई मेरे जस्ट पीछे खड़ा हो, क्योंकि मुझे किसी की सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। मैंने बस कोशिश करी कि मैं अपनी कज़न से बात करती रहूं और उस चीज़ पर ध्यान ही ना दूं, लेकिन नहीं, वो शायद आज किसी और ही मूड में थी। और तब मैंने पहली बार वो चीज़ देखी। मैंने महसूस कर लिया कि वो अब मेरी तरफ बढ़ रही थी। अब जाके इतनी देर में मुझे यकीन हुआ था कि हाँ, ये सच में कोई चीज़ थी जिससे मुझे खतरा था। ये इतनी ज़्यादा पास आ गई मेरे, इतनी जल्दी वो भी। लेकिन तभी
यामिनी ने मुझे आवाज़ लगाई नीचे से। यकीन मानिए मैं इतनी ज़ोर से भागी कि मुझे बिल्कुल नहीं पता वहाँ पे क्या हो रहा था। और डरावनी बात ये थी कि मुझे एकदम से ऐसा लगा कि उसने मेरे कंधे पर हाथ भी रखा। मुझे याद है जैसे ही मैं नीचे गई, यामिनी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी इसी बात के लिए कि मैं इस टाइम पर ऊपर क्या कर रही थी। मुझे याद है कुछ ही देर बाद अंकल घर में आए थे और उन्होंने मुझे इस बात के लिए बहुत डांटा था। उन्होंने एक बार फिर से हमें गुस्से में कहा, कोई भी रात के समय ऊपर नहीं जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद मैं खाना खाने लगी और सबसे अजीब बात तो ये थी, इस घटना के बाद मुझे अक्सर महसूस होने लगा कि शायद मुझे कोई देख रहा हो और मेरे दिन ऐसे ही बीतने लगे। खैर कुछ दिनों बाद बेकरी की नौकरी से 5 बजे तक आ गई थी। मुझे याद है मैं अपनी एक नॉवल पढ़ रही थी और उस नॉवल को पढ़ते पढ़ते मुझे रात में 10 बज गए थे। इसके बाद मुझे अपने एक दोस्त का कॉल आता है और ये कॉल थी नंदिनी की। वो मुझसे कह रही थी कि मैं 11:30 से पहले ना सोऊं। उसकी शिफ्ट उसी टाइम पर लगभग ख़त्म होएगी और वो घर आएगी। मैंने कहा ठीक है और मैं बड़े वाले बेडरूम में चली गई। अब एक और गड़बड़ की बात ये थी कि जो चौथी लड़की थी यानी कि श्वेता, उसकी कुछ दिनों पहले यामिनी से लड़ाई हो गई थी और यामिनी नाइट शिफ्ट पे थी, तो श्वेता उस घर को छोड़ चुकी थी कुछ दिनों पहले ही। इसका मतलब ये था कि मैं इस समय घर पर अकेली थी। मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि मैं सोऊं ना, तो मैं अपना मोबाइल चलाने लगी। नंदिनी थोड़ा लेट हो गई और उसे आते आते रात के 12 बज गए थे। उसने बताया कि कुछ बदतमीज़ लोग उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उसके स्टाफ वालों ने उसे यहाँ पे छोड़ दिया। मुझे याद है इसके बाद वो फ्रेश होने के लिए चली गई और जब वो आई तो हम बात करने लगे। उस दिन काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी और तब हमारा सबसे बुरा दिन शुरू हुआ। रात के 12:15 से 1:30 बजे तक का समय। ये पूरा समय हमारे लिए किसी खौफनाक सपने से कम नहीं था। मुझे याद है उस समय मैं गाने सुन रही थी और मेरी दोस्त जगी हुई थी। मैं अपने गाने सुन ही रही थी कि एकदम से मेरी दोस्त ने मुझसे कहा, तुमने सुना कोई दरवाज़ा खरोच रहा है। मतलब वो दरवाजे पर नॉक नहीं कर रहा, दरवाजे को खरोच रहा है। मैंने एकदम डरते डरते कहा, बंदा हो सकता है क्या? मैंने कहा ही था कि एकदम से दरवाजे पे जोर का धक्का लगा और एक ज़ोर की आवाज़ आई। हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे, इतना ज़्यादा कि हम दोनों की अब हिम्मत ही नहीं हो रही थी उस जगह पर जाकर देखने की। लेकिन हमें वहाँ पर देखना ही था क्योंकि वहाँ पर जो भी चीज़ हमें पता होनी चाहिए थी। मैंने नंदिनी से कहा, हमें बाहर जाके देखना चाहिए कि कौन है। उसने एकदम बहुत ही ज़्यादा हल्की आवाज़ में कहा, हाँ, ताकि वो हमें मार डाले। उसकी बात सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। मैंने फिर एकदम धीरे से कहा, तुम्हें नहीं जानना कि बाहर कौन है? मैंने कहा ठीक है मैं देखने जाती हूँ, लेकिन उसने कहा नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगी। ये बात तो थी उसमें, वो मेरे को हमेशा एक छोटी बहन की तरह रखती थी और वो अब भी मेरे साथ साथ आगे की ओर बढ़ रही थी। हम दोनों गेट की तरफ बढ़ रहे थे और आपको बताना चाहूँगी कि इस पूरे टाइम में एक भी मिनट के लिए गेट पर नॉकिंग बंद नहीं हुई। मैंने थोड़ा तेज़ आवाज़ में कहा, बाहर कोई है क्या? और इसी टाइम पर नॉकिंग की आवाज़ और ज़्यादा तेज हो गई थी। ये किसी फिल्म का सीन लग रहा था, डरावना, है ना? नंदिनी ने इतने में मुझे एक ज़ोर का धक्का दिया और मैं नीचे काउच पर गिर गई। उसने एकदम से मेरे मुंह पर अपना हाथ रख दिया और हल्की सी आवाज़ में मुझसे कहा, बाहर कोई भी नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ है वो हमें सुन सकती है। ये आवाज़ लगभग 10 मिनट तक कंटिन्यू आती रही, लेकिन ये समय हमारे लिए बहुत लंबा लग रहा था। लेकिन फिर उसके बाद अचानक से आवाज़ बंद हो गई। लेकिन अगले ही पल में हमें आवाज़ आई किसी के छत पे चढ़ने की। हम साफ साफ किसी के पैरों की आवाज़ सुन सकते थे ऊपर जाते हुए। उस जगह की जो सीढ़ियाँ थी वो लोहे की बनी हुई थी, इसीलिए पैरों की आवाज़ तुरंत ही पता लग जाती थी। इसके बाद हमें बस इतनी आवाज़ और आई कि वो जो भी चीज़ थी उसने छत का दरवाज़ा खोला और छत पे चली गई।
उसके बाद हमें काफ़ी देर तक अजीब सी आवाज़ें आती रही, लगभग रात के 1:30 बजे तक। वो आवाज़ें कुछ ऐसी थी, किसी के चलने की, किसी के द्वारा किसी को खींचने की, और कुछ अजीब सी आवाज़ें जो कि इंसान तो नहीं निकाल सकते। मैं काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। मैंने बस नंदिनी से पूछा, तुम भूतों पे यकीन करती हो? और जैसे ही मैंने ऐसा किया, एकदम से हमारे रूम के साइड वाले रूम से किसी के दीवार पर नाखून खरोंचने की आवाज़ आने लगी। हमें इतना तो समझ में आ गया था कि ये जो भी चीज़ है, इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है, और उसके इरादे भी हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे पता था इस घर की हिस्ट्री काफ़ी डार्क होने वाली है। मैंने धीरे से उसके कान में कहा, अंकल कॉल करें? मेरे सर में एकदम से बहुत तेज़ दर्द होने लगा और मैंने उससे कहा, हाँ कॉल करो उन्हें। मेरी फ्रेंड ने उन्हें काफ़ी बार कॉल करा, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया, और फिर आखिरकार जब उन्होंने उठाया तो उनसे कहा हमने कि वो जल्दी से यहाँ पर आ जाए। हमने फ़ोन पे ही अंकल को यहाँ होने वाली घटनाओं के बारे में बता दिया था। लगभग 15 मिनट बाद अंकल, उनका बेटा और कुछ और पड़ोसी एक साथ उस जगह पर आए, लेकिन वो 15 मिनट वेट करना भी काफ़ी ज़्यादा डरावना था। वो आवाज़ें क्योंकि लगातार आए जा रही थी। मैंने तो अपनी आंखें बंद ही कर रखी थी। एक टाइम तो ऐसा आया जब मुझे फील हो पा रहा था कि वो जो भी एंटिटी थी वो उस रूम के अंदर ही थी। नंदिनी समझ गई थी कि मेरी हालत बहुत ख़राब है, और उसने मुझसे बस इतना कहा, तुम जिस भी भगवान को मानती हो उनको याद करो, कुछ नहीं होने वाला, मैं इसी जगह पर हूँ तुम्हारे साथ। और तब मुझे याद आया कि मैं किसी भगवान में मानती ही नहीं हूँ, लेकिन दुआओं में ज़रूर यकीन करती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गई और फिर हमने देखा कि मकान मालिक अंकल आ गए थे। इसके बाद अंकल और नंदिनी एक साथ ऊपर काफ़ी देर तक गए और उन्होंने काफ़ी छानबीन करी, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। नीचे आकर उन्होंने बताया कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है और किसी के होने का सबूत भी नहीं है। लेकिन अंकल ने इस बार उस छत पर ताला लगा दिया और हमें सीधा मना कर दिया कि हम छत पे नहीं जा सकते। इसके बाद अंकल ने हमें बताया, ये घर एक सरदार का था जो कि दिल्ली में रहता है, लेकिन उसने इस घर को खरीदने के कुछ टाइम बाद ही इस घर को छोड़ दिया। मुझे याद है इस घटना के बाद हमने कुछ ही टाइम में एक बार फिर से शिफ्ट कर लिया, और इस बार हम ताजमहल के पास में रहते थे। जब हम वहाँ से निकलने की पैकिंग कर रहे थे, उस टाइम पर जो ओनर अंकल थे वो अपनी वाइफ के साथ हमसे मिलने आए थे। उन्होंने बताया कि अब वो इसे तोड़वाकर एक नया घर बनवाएंगे। उन्होंने ये बताया कि शायद इस घर की वजह से उन्हें बिजनेस में नुकसान हो रहा है, इसीलिए वो इस घर को अब एक बिल्डर को देने वाले हैं। इस समय तक हम भी वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन इस घटना के बाद हम लोग उस जगह से निकल गए थे। अब जो भी मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं अब भी इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखती, नहीं, मैं करती हूँ विश्वास, लेकिन हाँ, मैं एक अंधभक्त नहीं हूँ। मैं बस उसी चीज़ में यकीन रखती हूँ जिस चीज़ को मैंने खुद देखा है। अपनी बाकी की घटनाओं को फिर कभी आप तक पहुँचाऊँगी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की पहली कहानी। अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी अगली घटना की ओर। ये घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये 1997 की है। मैं उस टाइम पर बस कॉलेज से निकला ही था और अपनी पहली नौकरी की तलाश में था। उस टाइम पर मेरा एक दोस्त था जिसका नाम अजय था। वो कुछ टाइम से एक जॉब करता था और आखिरकार उसने यहाँ पे एक सेकंड हैंड रॉयल इनफील्ड बुलेट ले ली थी। अब चूँकि वो एक साईं बाबा का भक्त था, इसीलिए उसने सोचा कि वो अपनी पहली बाइक से मुंबई से शिरडी जाएगा। उसने मुझे कहा कि अगर तुम जाना चाहते हो मेरे साथ तो आ सकते हो। उस टाइम पर चूँकि मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगा। अब चूँकि मैंने पहले कभी भी इतना लंबा रास्ता तय नहीं करा था बाइक पर, और वो भी बुलेट पर या फिर रात में, तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला था। अजय के लिए बात ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि वो एक ड्राइवर था, क्योंकि उसके पापा का यही काम था और वो अक्सर इस रूट पे आ चुका था अपने ट्रक से। आपको बताना चाहूँगा,
उस समय पर मुंबई नासिक हाईवे काफ़ी खास नहीं था। इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, वो भी रात के समय तो और ज़्यादा। भले ही नेशनल हाईवे था, लेकिन उस टाइम पर इसमें काफ़ी ज़्यादा गड्ढे थे और काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ और भी थी। लाइट्स भी काफ़ी कम थी, ख़ास तौर पे कसारा घाट वाले इलाके में। एग्जैक्ट डेट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि ये वीकेंड ही था। हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी। लगभग शाम का समय था। हमने प्लान करा था कि हम शिरडी में रात में 1 या 2 बजे तक पहुंच जाएंगे, और ऐसा हम इसलिए कर रहे थे ताकि हम सुबह की प्रार्थना को अटेंड कर सकें। मुंबई से शिरडी की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है, और हमने सोचा था कि हम लगभग 7 घंटों में तो वहाँ पर पहुँच ही जाएंगे, जिस तरह की वो रोड थी उसके हिसाब से। लेकिन मेरा जो दोस्त था वो सही में काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ड्राइवर था, और वो काफ़ी तेज़ गाड़ी चला रहा था। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि आगे लाइट जो थी वो बस हमारे 10 फीट तक ही थी, लेकिन वो लगातार तेज़ स्पीड में चलाया जा रहा था, और इस वजह से मैं कई बार डर भी रहा था। नासिक पहुंचते पहुंचते हमें लगभग 12:30 बज गए थे। इसके बाद मुझे किसी की कॉल आई और मैं बात करने लगा। बहुत ज़्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि 7 घंटे हमें नासिक पहुंचने में ही लग गए थे, और शिरडी के लिए भी लगभग 100 किलोमीटर और बचे थे। हम दोनों ने अपने आप को रिफ़्रेश करने के बाद रोड के साइड वाले वेंडर से ही चाय नाश्ता करने के बाद वहाँ से निकलने का फ़ैसला करा। अजय उस जगह के सारे रास्तों को जानता था, क्योंकि वो पहले इन रास्तों पर आ चुका था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी रास्तों का पता नहीं था, और मैं पूरी तरीके से उस पर भरोसा कर रहा था। एक बात जो है वो ये, नासिक के बाद के रोड काफ़ी ज़्यादा सही थे, और उसके बाद तो हमारी बाइक एकदम तेज़ स्पीड में चल रही थी, लगभग 80 की स्पीड में। हम काफ़ी देर तक उसी स्पीड में लगातार आगे बढ़ते रहे, और एकदम से उसके बाद अजय ने बाइक को रोक लिया। आसपास में एकदम सुनसान ही लगा था, तो मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था कि उसने गाड़ी को क्यों रोका है। मैंने उससे पूछा, भाई क्या हो गया, रोकी क्यों? वो थोड़ा कंफ्यूज सा दिखा और उसने कहा, मुझे लगता है कि हमने अपना टर्न मिस कर दिया, और मैं सोच रहा हूँ कि हम अभी कहाँ पर है। मैं एकदम कंफ्यूज था। यार क्या कर दिया तूने, क्या वापस जाएं हम इस बारे में बात कर ही रहे थे कि हमारे एकदम साइड में अचानक से एक पुलिस वैन आ गई। हैरानी की बात ये थी कि वो कहाँ से आई हमें एकदम से पता भी नहीं लगा। उनमें से एक आदमी ने अपनी गर्दन बाहर निकाली और हमें बुलाया। उसने अपना फेस मफलर से ढक रखा था, और उसने हमसे पूछा, क्या हुआ, इस टाइम पर जगह पर क्यों रुके हुए हो? हमने उसको सब बता दिया कि हम किस तरीके से शिरडी जाना चाहते हैं, और शायद हमने अपना रास्ता भटक गए हैं। उसने हमसे कहा, भाऊ शिरडी के रास्ते से तुम लोग काफ़ी आगे आ गए हो। हम दोनों एकदम परेशान होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे कि हमने ऐसा कैसे कर दिया, और मैं तो ये सोचने लगा कि अजय जो कि अक्सर यहाँ पे आता था, उससे कैसे ये गलती हो गई। हमने उस पुलिस वाले से पूछा कि क्या हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन उसने मना कर दिया। वापस मत जाओ, लंबा रास्ता पड़ेगा, थोड़ा आगे जाओ और यहाँ पे देखो उल्टे हाथ पे एक रास्ता जा रहा है, कम से कम ये वापस जाने से तो कम समय में तुम्हें वहाँ पर पहुँचा देगा। हमने उससे शुक्रिया कहा और अपनी बाइक लेकर उस रास्ते पे मुड़ गए। वो एक कच्ची सड़क सी थी। मुझे याद है वो पूरा रोड ऐसा लग रहा था जैसे शहर के एकदम बाहरी इलाके में ही हो, बिल्कुल सुनसान। ऐसा लग रहा था कि रास्ता कभी ख़त्म ही नहीं होगा, और हम आगे चलते ही चलते चले गए। लेकिन आखिरकार हम शिरडी में पहुंच गए, और सोचे क्या समय हुआ होगा, सुबह के 7 बज गए थे। हमने सुबह की प्रार्थना मिस कर दी थी। हम सीधा एक होटल रूम में गए और बेड पर लेट गए। 7 घंटे के रास्ते को हमने 13 घंटे में पूरा किया था। हमने यही सोचा कि चलो छोड़ो, जो हो गया वो हो गया, लेकिन ये सब इतना सिंपल नहीं था। इस ट्रिप के बाद जब मैं वापस आ गया, उस टाइम पर मेरा चौथा ही दिन था। मैं अपने बेड पर आराम से लेटा हुआ था, मेरी आंखें बंद थी। मैं एकदम से किसी चीज़ के बारे में सोचने लगा। एकदम से मेरी सांसें तेज़ से चलने लगी, और मैं अपनी आंखों को ओपन नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे रोक रहा हो, क्योंकि मेरी आंखें एकदम बंद थी। मेरी आगे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था।
लेकिन फिर मैंने देखा एकदम से कि मेरे आगे 2 आदमी आते हैं और मेरे को हाथ पकड़ते हुए बोलते हैं। वो दोनों ही पुलिस की खाकी वर्दी में थे और दोनों की हल्की हल्की मूछें भी थीं। दोनों का शरीर एकदम भारी सा था और चेहरे एकदम अजीब से, थोड़े डरावने। वो दोनों ही मुझे देखकर काफ़ी अजीब तरीके से हंस रहे थे। एक ने मुझे पकड़ भी रखा था। तभी इनमें से एक की आवाज़ मेरे कान में गूंजी, बहुत मज़ा आया तुम दोनों को तुम्हारे रास्ते से भटकाने में। इसके बाद वो दोनों एकदम अजीब तरीके से फिर से हंसने लगे। इस पूरे टाइम में मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे पकड़ा हुआ है। मैं इस मुश्किल समय में अपने भगवान का नाम याद करने लगा और बार बार बस प्रार्थना करने लगा कि मेरे अंदर हिम्मत आ जाए। कुछ देर तक ये सब लगातार चलता ही रहा और एकदम से फिर मुझे महसूस हुआ कि मैं अब ठीक हूँ। मेरे ऊपर जो मुझे किसी की पकड़ महसूस हो रही थी वो अब नहीं है, लेकिन मैं एक सदमे में था। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली और इधर उधर देखने लगा। अंदर तक मैं बिल्कुल डर गया था। मैं एकदम कंफ्यूज था और मैं सीधा उठकर किचन में गया और पानी पीने लगा। मैं सोच ही रहा था कि ये सब क्या हुआ है। मेरा दिमाग एकदम काम करना बंद कर रहा था। ये पूरा सीन मेरे दिमाग में बार बार प्ले हो रहा था। मैं तो ऐसा फील कर रहा था कि मैं एकदम थक गया हूँ। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने मुझे बहुत सारे ड्रग्स दे दिए हो। दिल की धड़कनें इतनी तेज़ कि पूछे ही मत। मैं बस जानना चाहता था कि आखिर ये सब क्या था, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। ये सब सच था या फिर सिर्फ मेरा वहम। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था इस चीज़ को जानने का। लेकिन ये जो भी कुछ मेरे साथ हुआ ये काफ़ी ज़्यादा अचानक हुआ और मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डरावना था। लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे याद आ गया कि हमारी फैमिली में पहले कुछ प्रॉब्लम हुई थी। उसके बाद एक अंकल थे जिनसे मैं इस बारे में बात कर सकता था। मैंने उन्हें कॉल कर दिया और उनसे पूछा, क्या मैं आ सकता हूँ आपके पास? उन्होंने एकदम सीरियस आवाज़ में कहा, हाँ ठीक है बेटा, आ जाओ। मैंने फ़ौरन एक रिक्शा लिया और लगभग 15 मिनट में उनके घर के बाहर पहुँच गया। वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे। उनके घर की पहचान मुझे बस ऐसे याद थी कि उनका घर एक पीपल के पेड़ के पास था जिसके बाहर अजीब से झंडे लगे हुए थे। मैंने उनके घर के दरवाजे के बाहर जाकर दस्तक दी। एक छोटी सी लड़की ने गेट खोल दिया, मेरा स्वागत किया और उसके बाद मुझे पानी भी दिया। अंदर शायद वो सभी लोग टीवी देख रहे थे और कुछ देर बाद मुझे जिनसे मिलना था वो अंदर से आए। वो उस टाइम पर अपने 70 की उम्र में थे। छोटी हाइट और थोड़ी झुकी हुई कमर। वो ज़्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन फिर उन्होंने एकदम धीमी आवाज़ में मुझसे पूछा, क्या हुआ बेटा? मैंने उनसे सारी बात बता दी, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था। इसके बाद वो एकदम अजीब सी आवाज़ में कहते हैं उसके बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ मिनट तक बस आंखें बंद ही करके बैठे रहे। शायद वो मेरी पूरी कहानी को अपने तरीके से देख रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और मेरी तरफ मुस्कुराते हुए बोला, चकवा। उन्होंने कहा, बेटा परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने मुझसे कहा, जाओ मार्केट से थोड़ी सी अगरबत्ती और नींबू ले आओ। मैंने जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही किया। उन्होंने उस नींबू पर हल्दी लगा दी थी और उसके बाद कुछ मंत्र पढ़ने लगे जो कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे थे। और उन्होंने उसके आसपास अगरबत्ती भी जला रखी थी। इसके बाद मुझे उतना अच्छे से याद नहीं कि उन्होंने उस नींबू के साथ क्या करा, लेकिन उन्होंने कुछ देर बाद मुझसे कहा, हाँ बेटा अभी हो गया है, तुम अपने घर जाओ, कुछ नहीं होगा। बाद में मैंने चकवा के बारे में जानने की कोशिश करी। जो मुझे पता लगा वो थोड़ा सा डार्क था। मुझे पता लगा चकवा एक तरह की आत्मा होती है जो कि लोगों को जो कि किसी जगह पर जा रहे होते हैं उनको किसी तरीके से परेशान कर उनके रास्ते से भटका देती है। कहते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा शरारती आत्माएं होती हैं, लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।